हेलो स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का सिंपल क्वेश्चन पेपर, ऑफिशियल सिंपल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसी क्वेश्चन पेपर डिजाइन और कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ उसके लिए हम लोग एक थोड़ा सा आइडिया और अपने माइंड में जनरलाइजेशन डेवलप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके सोशल साइंस ऑफिशियल सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड द्वारा, जो कि 2024-25 के लिए है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड नेशनलिस्ट इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया फोकस ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग फॉल्कलोर। ऐसा जो नेशनलिस्ट थे वो ऐसा क्यों करते थे कि जो फॉल्कलोर थी, जो लोकगीत थी या उनको रिकॉर्ड करना, उस पर थोड़ा सा जोर देना, ऐसा वो क्यों करते थे? इसलिए पहला ऑप्शन है, टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट रिफ्लेक्टेड मॉडर्न इंडिया, टू रिस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन ट्रेडिशनल culture and national identity, to use folklore as a tool for economic development and modernization, to promote a uniform culture that could be adopted across all India regions। तो ऐसा इसलिए वो करते थे, अगर आपने पढ़ा हो तो जो फॉल्कलोर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था कि एक सेंस ऑफ प्राइड लोगों में डेवलप्ड हो सके और लोगों की एक नेशनल आइडेंटिटी लोग उससे रिलेट कर पाए, इसलिए जो है फॉल्कलोर या जो फोक सॉन्ग्स थे, फोक्स डांस थे, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, पाई डायग्राम दिया है, इससे आपको कुछ इन्फर करने के लिए बोलेगा, इंटरप्रेट करने के लिए बोलेगा। अगर आप देख पा रहे हो तो पाई डायग्राम में 27% ये एरिया रिफ्लेक्ट करती है प्लेट्यूज को, और ये एरिया 30% वाली रिफ्लेक्ट करती है माउंटेन्स को, एंड दिस एरिया हैविंग 43% शेयर दिस रिफ्लेक्ट द प्लेन्स। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 43% लैंड अंडर प्लेन्स? इट प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, it provide facilities for tourism, it ensure perennial flow of some river, it possesses rich reserve of mineral, fossil fuels and forests। जिसको अगर जिसने ये चीज पढ़ी हो, ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, जिसने अगर उसको डील किया हो मिनरल रिसोर्सेस को, तो उसको पता होगा कि ये चीज क्या, मतलब जो लैंड है, जो प्लेन्स है, वो क्या इन्फॉर्म करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि समतल जमीन रहेगी तो इंडस्ट्री भी उस पर आसानी से सेटअप हो गए और हम लोग खेती भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जिसको आप लोग अगर करना चाहे तो कर लीजिए, वैसे कुछ खास रहता नहीं है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। The question number 4 is, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the quotes below in the list। ये कोड टाइप का आंसर है कि इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, उसको आपको जो है रिलेट करना है, मिलाना है। तो आप देखिए कि कौन कौन से सही हैं। अगर आप बात करें तो ये जो वन का होगा, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, ज्यादातर आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश के रीजन में है, जिसके लिए अल्लूरी सीताराम ने जो ब्रिटिश द्वारा किया गया था, तो उसके लिए नेशनलिज्म इंडिया जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा रिबेलियन इन कंट्री साइड में। तो रिजर्व फॉरेस्ट अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो आंध्र प्रदेश के साइड में ज्यादा है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किस एरिया में ज्यादा है, तो आप पाएंगे कि ये आपका हरियाणा साइड में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर किसानी बहुत ही, जो फार्मिंग होती है वो बहुत ही हैवी और एक्सटेंसिव की जाती है। एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, जिनको अभी किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। Conservation of forest is a key to the survival of human mankind. Some of the practices undertaken in India in this direction in joint forest management identify the correct information related to joint forest management। आपको बताना है कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से नीचे दिए हुए जो
पॉइंट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसमें से कौन सा सही है? इट इन्वॉल्व्स लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट. द प्रोग्राम हैज बीन इन फॉर्मल एक्सिस्टेंस सिंस 1980. झारखंड पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट. नहीं. The member of local village communities are entitled to intermediary benefits like non-timber forest producers. देखो, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर आप पढ़े हो तो उसमें ये पहला है कि लोकल कम्युनिटीज से मदद मांगी जाती है कि आप लोग इस बात को समझिए कि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल रिसोर्सेस है एंड इनको डिग्रेड करना, इनका ओवर यूज करना हमारे लिए कितना हार्मफुल हो सकता है. एंड सेकेंड, कुछ जो लोकल विलेजेस होते हैं, लोकल जैसे नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करने दिया जाता है. तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1 और 4 वाला जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा. अब देखो, पावर शेयरिंग से एक क्वेश्चन आया है. द पीपल ऑफ बेल्जियम हैव सक्सेसफुली डील्ड विद देयर कंट्रीज पावर शेयरिंग प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ. बीच रूट टू फेडरेशन हैव दे ऑप्टेड. देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये दोनों से रिलेट कर दिया है. अगर पावर शेयरिंग वाला है उसमें से भी, और फेडरलिज्म अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पर हमने 2 प्रकार के फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. तो यहाँ पर पूछ रहा है कि बेल्जियम में ने जिस आइडिया, जिस थॉट को अडॉप्ट किया था, तो वो कौन से फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है? वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है. बेल्जियम हैज गिवन equal status and equal opportunity to all its living population, whether it is Dutch speaking, Russian speaking और French speaking. सबको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन और इक्वल स्टेटस देता है. तो एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच करना है आपको कोर्स बिलो के लिए. तो एथनिक और मेजोरिटिज्म, सिविल वॉर, यूनिटरी सिस्टम. देखो, एथनिक इधर ओनली 1 और 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये नहीं है. सिविल वॉर क्या होता है? अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, ये चीज होता है. एंड अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर इज नोन एज एथनिसिटी. एंड यूनिटरी सिस्टम क्या होता है कि बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री. ये तो मेजोरिटिज्म होगा, ये इससे होगा, और मेजोरिटिज्म सी से होगा. तो अगर आप ऑप्शन देख पा रहे हो तो ऑप्शन में आपका सही होगा डी वाला. 1 का डी, देखो 1 से हमने डी को मैच किया, 2 का सी से, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट. And the next question is some critical thinking type question. Mr. X has taken credit to money and credit से question है. Has taken credit to make candles during the festive season. Choose the correct option that defines the importance of credit from the given option. It plays a vital and अगर money and credit chapter जो अच्छे से पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को एकदम आराम से कर ले जाएगा. मिस्टर एक्स हैज टेकन क्रेडिट टू मेक कैंडल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन. आपको बताना है कि क्रेडिट के किस इंपॉर्टेंस को ये चीज दर्शा रही है, बता रही है. क्रेडिट मतलब जो लोन्स होता है, जो उधार हम लोग लेते हैं, बैंक से ले या किसी से ले, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको चीज को आप बताना. इट प्लेज वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन मीटिंग हिज टारगेट एंड एक्सेलरेटिंग his income. The credit helps him to meet the ongoing expense of production. The credit helps him complete the production on time. It helps him in exercising restraint and get into the habit of taking more credit. आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस जो है क्लियर हो सकते हैं. देखो, पहला बात तो ये है कि ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया जो क्रेडिट है उसके टारगेट को और उसकी इनकम को बढ़ाने में. अगर वो क्रेडिट लेगा तो चीज़ों को डिलीवर कर पाएगा, फेस्टिव सीजन्स में कैंडल को डिलीवर कर पाएगा टाइमली. फिर उसके बाद अगर आप देखें तो क्रेडिट जो उसके एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो खर्चे होंगे कैंडल बनाने में, उसको भी कहीं ना कहीं बियर करेगी. एंड उसका जो प्रोडक्शन हो टाइम पे कंप्लीट हो पाए, इस चीज को भी क्रेडिट इंश्योर करेगी. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट हियर. नेक्स्ट इज, देखो 1 मार्क का क्वेश्चंस हैं और जिसको अगर चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी वो इसको अटेंड कर पाएगा. जिसको क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, क्रेडिट क्या चीज होती है, क्रेडिट कैसे हेल्प करती है, मनी एंड क्रेडिट चैप्टर जो फुली नहीं गया होगा
तो कैसे कर पाएगा इस क्वेश्चंस को। डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप ऐसा भी नहीं है कि बस पूछ देगा कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, रॉलेट एक्ट कब आया था, ये चीज नहीं पूछेगा। उससे रिलेटेड उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीबीएसई इज मोर देन द यूपीएससी, यूपीएससी इज वेरी वेरी मोर देन द सीबीएसई। मतलब अगर आप बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कभी कभार आप यूपीएससी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो कुछ इसी प्रकार का था, तो इससे वरी करने की जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। और अभी मतलब यूपीएससी का बहुत हाई लेवल है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। ओके, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया लाइक नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश enjoy special status in the Constitution of India because the area has a lush green forest. Literacy rates are very high due to their social and historical circumstances as the people speak lot of different languages. अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो जो आपका ये है चैप्टर नंबर पावर शेयरिंग, अरे नहीं है, पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स का चैप्टर है, उसमें नागालैंड और मिजोरम को क्यों स्पेशल स्टेटस दिया गया इसके बारे में बात की गई है। तो इसलिए दिया गया क्योंकि जो उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस है वो बाकी स्टेट से डिफर करते हैं। चैप्टर हम याद नहीं कर पा रहे हैं किस चैप्टर से था ये आपके पॉलिटिकल साइंस का है पार्ट। नेपोलियन इन दिस गिवन पिक्चर इज डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन, व्हाट डू ईच लेटर फेलिंग फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन जो है ये फिगर अगर आपको देखना है तो नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर जो है उसमें 4th या 5th पेज पे ये फिगर बना हुआ है। इसमें जो उसके बैग से आप देख पा रहे हो कि कुछ लेटर्स फॉल हो रहे हैं एंड ही वाज हिज वे टू रिटर्निंग द होम। तो ये चीजें जो लेटर्स फॉल हो रहे हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, व्हाट दे वर डिपिक्टिंग, इट इज दैट द टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम। जो उसने टेरिटरीज जीती थी अब जो उससे छीनी जा चुकी हैं, उसके हाथ से निकल चुकी हैं वो टेरिटरीज उस बैग्स में से गिरती हुई प्रदर्शित की गई है कि एंड दिस डिपिक्ट दैट ही हैज लॉस्ट ऑल दिस टेरिटरीज। सो क्वेश्चन नंबर, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर significantly contribute to the process of globalization, select the correct options। अगर आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर जो गया है वो इसको पूरी अच्छी तरीके से कर देगा। आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में। वेयर द हेल दैट, और ये 1 मिनट रुकी है, कहाँ पर चला गया भाई। जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपको बताना है। पहला है एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज, एडवांसमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, nationalization and trade barriers, cross border movement of people for jobs and education। So what were the important the process, what were the important factors which significantly contribute in the process of globalization। so here are the expansion, अगर MNCs का expansion होगा तो globalization होगा। नेशनलाइजेशन एंड ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे तो वो भी ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करेगा। सो आई थिंक दिस टू आर द राइट वन। एडवांसमेंट्स इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, ये दोनों चीजें सिग्निफिकेंटली, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो एक शब्द है सिग्निफिकेंटली, कौन, ये सब भी रिलेट करेंगे ग्लोबलाइजेशन से, लेकिन कौन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है ये चीज पूछा है। तो आई थिंक द स्टेटमेंट 1 and 2 were the right, so option A will be the right। which of the following statement about federalism in Indian constitution are correct? India is declared as the union of state, power sharing between the union and state government is the basic feature, the power sharing arrangement is easy to change in power sharing require 1/3 majority in the both houses of parliament। आपको बताना है इंडिया के केस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट, उसमें से
आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, करेक्ट ऑप्शन है, उसमें से कोई दो चूज करना है। कौन कौन से राइट होंगे वो आपको बताना है। देखो सीधी से बात लिखा गया है कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, तो ये चीज तो सही होगी। पावर शेयरिंग भी तो बेसिक फीचर होगी, तभी तो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो आई थिंक द ऑप्शन ए, the statement 1 and 2 are the right ones, more appropriate ones. Okay, arrange the following event in the correct chronological order leading up the civil disobedience movement. चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया, जो अच्छे से पढ़ा होगा वही क्वेश्चन को कर डालेगा। क्या क्या चीजें क्रोनोलॉजिकल, मतलब आपको पहले कौन सी चीज घटी थी उसको एक क्लियर रिमार्क में लिखना है। तो अगर आपको पता हो तो पहले अगर कोई चीज घटी थी तो दैट इज द बॉयकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, पहले चीज हुआ था। ठीक, साइमन कमीशन लाया गया था। फिर पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक, एंड फिर उसके बाद लेटर विथ 11 डिमांड वाइसराय इरविन को भेजा गया था। सॉल्ट मार्च भी उसके बाद हुआ था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कौन कौन सी चीजें जो सिविल डिसोबीडियंस के लिए होती है, तो आई थिंक द ऑप्शन डी इज राइट, 1 2 3 4 all were the correct chronological order. In Indian economy, question number 14, in Indian economy the three sectors primary, secondary and tertiary are independent. However, the share of employment in the primary sector remains high. Most appropriate explanation for this could be, पहला है गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेफरेंसली ट्रीट द प्राइमरी सेक्टर, Indian economy is largely agrarian and majority of population is dependent on agriculture. Inadequate services sector jobs force people to continue working in a primary sectors. And fourth, primary sector provides raw material for the secondary and tertiary sector. तो इसमें से आपको बताना है कि which statements were the right one. सो देखो पहला ये चीज तो है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो लार्जली एग्रीग्रियन इकोनॉमी है। हमारे भारत में कृषि बहुत ज़्यादा ही मात्रा में होती है और जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपने सस्टेनेंस के लिए। फिर उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो पहला जो है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो भी प्रेफरेंस देती है प्राइमरी सेक्टर्स को, तो ये भी गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नहीं, ज्यादा प्रेफरेंस तो इस समय गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो ये ऑप्शन तो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा अगर अप्रोप्रिएटली आपको सेलेक्ट करना है। फिर इनएडिक्वेट सर्विस सेक्टर जॉब्स, हाँ ये चीज है कि सर्विस सेक्टर में सबको देखो, सबको नौकरी तो मिल नहीं सकती, सबको गवर्नमेंट जॉब्स तो दे नहीं सकती, तो कुछ लोग को अपना कार्य करना पड़ेगा। सो आई थिंक द ऑप्शन बी इज राइट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू। एंड क्वेश्चन नंबर 15, consider the statement given below and choose the correct answer. स्टेटमेंट पहला है कि बाई 1870s caricatures and cartoons were being published in Indian journals and newspaper commenting on social and political issues. Some caricatures praised the educated Indian fascination with western tastes and clothes, while others were looking forward to social change. This is a question from Nationalism in India 2. ये थोड़ा सा अगर आप जो कॉर्नर में लिखी रहती हैं चीज़ें उस पे जाएंगे तो वहीं से क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो अगर आप बात करेंगे तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो है कि 1870 में ये चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। बट आई थिंक जो ये कैरिकेचर्स आप बात किए वेस्टर्न क्लॉथ्स और फैसिनेशंस के और एजुकेटेड इंडियन फैसिनेशन को, ये नहीं होता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। The frequent stories of dash remind us that no system is entirely without shortcomings. Even democracies identify the issues being referred to from option given. कौन सी स्टोरीज बताती हैं कि जो शॉर्टकमिंग है गवर्नमेंट में होती हैं इवन इन द डेमोक्रेसीज, वो कौन सी ऐसी स्टोरीज हैं या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो रिमाइंड करती हैं शॉर्टकमिंग की डेमोक्रेसी। तो करप्शन प्रैक्टिसेस आर द वेरी, आप कह सकते हैं दीमक हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो करप्शन की प्रैक्टिसेस है
वो shortcomings है, and these shortcomings are generally very bad shortcomings. Which of the following is main factor that led to the rise of multiple political parties at the same level in India? कौन सा इसमें से, देखो इसमें से सबसे बड़ी बात है कि लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी, लोग जाति के और भाषा के आधार पर राजनीति करने लगे। इसकी वजह से भारत में बहुत सारी पार्टियां उभरी। पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का आपका चैप्टर है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। द रिजल्ट ऑफ ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर फॉरेन ट्रेड हैज बीन डैश्ड अक्रॉस कंट्रीज, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो। पहला है ग्रेटर बाइफर्केशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स, फिर ग्रेटर segregation of production in markets, greater differentiation of production in market, greater integration of production in market। तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या करती है? इट इंटीग्रेट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। अगर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होगी तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। Which of the following is true meaning of equal treatment of women as necessary ingredient of a democratic society? Women are always treated with respect and dignity. Second, it is now easier for women to legally wage struggle for their right. Most societies across the world are now women dominated. Women are now treated as equal in पॉलिटिकल एरेना। तो कौन सा एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है इक्वल ट्रीटमेंट अगर वुमेन का हो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, वो आपको बताना है। पहली बात तो ये है कि ये अगर आप मॉडर्न डेज में लिखेंगे तो बी ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द मोस्ट राइट वन। अब जो वुमेन्स हैं उनको अधिकार है अपने जो लीगल राइट्स है उसके खिलाफ स्ट्रगल कर सके। एक कॉन्स्टिट्यूशन उनको, मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो हैं उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन उनको जो है राइट देता है। एंड 21 इज द क्वेश्चन statement and statement type. Statement 1 is a communal mindset can lead to the efforts to secure political influence for a specific religious group. And statement second, members of the majority community may seek to create a separate political entity as response to such dynamics. बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो बच्चा ध्यान से पढ़ा नहीं होगा इस क्वेश्चन को कर नहीं सकता है। क्या रहा है कि जो कम्युनल माइंडसेट है, कम्युनल माइंडसेट मींस आप कह सकते हैं कि रिलीजन के आधार पर, कम्युनिटी के बेसिस पे आधार पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को अगर किया जाए तो उस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसन किसकी होगी? किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप की होगी। एंड यह कह रहा है कि इससे क्या होगा कि जो मेंबर है मेजॉरिटी कम्युनिटी के वह सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी बनाना करेंगे। नहीं, ये तो अलग बात है, ये तो मेजॉरिटिज्म से रिलेटेड है। तो हमको ये लगता है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। एंड नाउ द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप। ओके,